कालीपुर गांव। रात का समय, हल्की ठंडी हवा बह रही है। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा है। कुछ बुजुर्ग चौपाल पर बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। एक नए युवक अजय की गांव में हाल ही में पोस्टिंग हुई है और वह इस रहस्य के बारे में सुनता है। अजय चौपाल पर आता है जहां कुछ बुजुर्ग बीड़ी पीते हुए बैठे हैं। वह उनके पास जाकर बैठ जाता है। अजय, काका, मैंने सुना है इस गांव के एक रास्ते पर कोई जलती हुई दुल्हन दिखती है। ये क्या सच है या बस अफवाहें हैं? राम काका, बूढ़े किसान। अफवाहें? अगर ये अफवाह होती तो हम भी हंसकर टाल देते, पर जिसने भी उसे देखा वह जिंदा नहीं बचा, या फिर ऐसा बन गया कि खुद को भी पहचान नहीं पाया। मैं बचपन में वहां गया था, मैंने खुद देखा था उसे। उसकी चीखें आज भी कानों में गूंजती हैं। उसकी आंखें, वो आंखें तो जैसे जलते अंगार हों। पर आखिर ये जलती हुई दुल्हन कौन है? कुछ कहते हैं कि वह इस गांव की एक बेगुनाह लड़की थी जिसे उसकी ही ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। कुछ कहते हैं कि यह हवेली में रहने वाले ठाकुर की बेटी थी जिसने किसी से प्रेम किया और उसकी हत्या कर दी गई। पर सच क्या है ये कोई नहीं जानता। तो क्या किसी ने इस रास्ते से जाने की कोशिश नहीं की? थी बेटा, पर जो भी गया वो या तो मरा मिला या फिर पागल होकर वापस आया। अजय चौपाल से उठकर अपने दोस्त दीपक के पास जाता है। दीपक गांव का ही एक युवा है जो इस भूतिया कहानी को सच्चाई मानने से इनकार करता है। दीपक, क्या तूने भी जलती हुई दुल्हन के बारे में सुना है? अरे भैया, ये सब गांव वालों की गप्पे हैं। तू शहर से आया है, तुझे तो पता ही होगा कि भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन गांव वालों की बातें सुनकर लगता है कि कुछ तो सच होगा। अगर तुझे सच में जानना है तो चल, आज रात उस रास्ते पर चलते हैं। देखेंगे कौन सी जलती हुई दुल्हन आती है। पागल है क्या? पर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। रात के ठीक 12 बजे अजय और दीपक सुनसान रास्ते पर पहुंचते हैं। हवा सर्द हो चुकी है और दूर सियारों की आवाजें आ रही है। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा है। देख भाई, कुछ नहीं होगा, ये सब दिमागी खुराफात है। अचानक हवा तेज होने लगती है। पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और पास की झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आती है। दोनों चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। तूने भी सुना? दीपक हंसते हुए, लेकिन अब डर की हल्की झलक चेहरे पर दिखती है। हाँ, पर हो सकता है कोई जानवर हो। दूर सड़क के किनारे एक धुंधली परछाई दिखती है। वह धीरे धीरे चल रही है। फिर एक तेज चीख गूंजती है और वह आकृति धधक उठती है। ओ माय गॉड, जलती हुई दुल्हन। सामने एक दुल्हन जलती हुई दौड़ती हुई नजर आती है। उसके कपड़े जल रहे हैं, चेहरा काला हो चुका है, लेकिन उसकी लाल आंखें सीधी अजय की ओर देख रही हैं। वह मदद के लिए हाथ बढ़ाती है। दुल्हन भूतिया आवाज में, मुझे बचाओ। दीपक की घिघी बंध जाती है। वह बिना कुछ सोचे समझे उलटे पांव भाग खड़ा होता है। अजय वहीं खड़ा कांपता हुआ दुल्हन की ओर देख रहा है, लेकिन फिर अचानक उसे ऐसा लगता है कि दुल्हन हवा में घुल रही है। एक पल बाद वह गायब हो जाती है। अजय तेजी से गांव की ओर भागता है। अगले दिन अजय की हालत खराब है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और वह रात भर सो नहीं पाया। गांव के लोग उसके घर पर इकट्ठा होते हैं। राम काका, मैंने पहले ही कहा था बेटा, वो दिखती है और जिसे दिखती है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। पर वो मुझे क्यों दिखी? क्या वह चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं? शायद अब वक्त आ गया है कि कोई इस रहस्य को सुलझाए। मैं पता लगाऊंगा कि इस जलती हुई दुल्हन का सच क्या है। गांव का चौपाल, रात का समय। गांव के बुजुर्ग और कुछ युवा इकट्ठे हैं। अजय अब जलती हुई दुल्हन को अपनी आंखों से देख चुका है और वह इसके रहस्य को समझने के लिए गांव वालों से पूछताछ कर रहा है। अजय चौपाल पर आता है जहां गांव के बुजुर्ग राम काका, रघु चाचा और कुछ औरतें बैठी हुई हैं। अजय सीधा राम काका से पूछता है, काका, मुझे सच बताइए, ये जलती हुई दुल्हन कौन है?
मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। सभी गांव वाले एक दूसरे को चिंता भरी निगाहों से देखते हैं। कुछ औरतें घूंघट ठीक करके चुपचाप बैठ जाती हैं, जैसे कोई बड़ा राज छुपा रही हो। बेटा, तूने जो देखा वो सपना थी। सपना? कौन थी ये सपना? सपना इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी, बेटा। उसकी शादी 7 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी जलकर मौत हो गई। कैसे? क्या किसी ने उसे जलाया था? यह सुनकर गांव में हलचल मच जाती है। कुछ लोग इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे इस बात को कहना भी एक पाप हो। लेकिन आखिरकार एक बुजुर्ग महिला बोल पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, और कुछ कहते हैं कि उसने खुद को आग लगा ली थी, लेकिन सच किसी को नहीं पता। ये घटना कहाँ हुई थी? उसी वीरान हवेली में, जो अब खंडहर बन चुकी है। अजय का दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। वीरान हवेली और जलती हुई दुल्हन में जरूर कोई गहरा रिश्ता था। अजय आगे पूछता है और गांव वाले उसे अमावस्या की रात होने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो जब जब अमावस्या की रात आती है, लोग जलती हुई दुल्हन को देखते हैं। हाँ बेटा, हर अमावस्या की रात ठीक 12 बजे सपना की आत्मा उस वीरान हवेली से निकलती है और उसी रास्ते पर दौड़ती है जहां वह आखिरी बार जली थी। वह मदद के लिए चीखती है। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक होती है कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन अब तक किसी ने यह जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसकी मौत का असली कारण क्या था? बेटा, जिसने भी ये जानने की कोशिश की, वह या तो गायब हो गया या फिर उसने अपनी जान गंवा दी। और कुछ जो जिंदा बचे वे पागल हो गए। वे सिर्फ एक ही बात दोहराते थे, वो जल रही है, वो जल रही है, मुझे बचाओ। गांव वाले एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ रात के कीड़े मकोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। हवा ठंडी हो गई है, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। गांव वाले घबरा जाते हैं। कुछ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय ठान चुका है कि वह वीरान हवेली जाकर इस रहस्य की सच्चाई पता लगाएगा। अगले दिन अजय गांव के कुछ युवाओं के साथ वीरान हवेली जाने का फैसला करता है। वे रात होने से पहले वहां जाने की योजना बनाते हैं। दीपक, जो पहले इस कहानी को मजाक समझ रहा था, अब डर रहा है, लेकिन फिर भी अजय के साथ जाने के लिए तैयार होता है। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहीं ये सपना की आत्मा हमसे नाराज ना हो जाए। अगर हम सच्चाई पता कर लेंगे तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। सभी गांव वाले चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन अजय अब पीछे हटने वाला नहीं है। वह वीरान हवेली की ओर जाने के लिए तैयार हो जाता है, यह जानने के लिए कि क्या सपना की आत्मा सच में न्याय चाहती है या वह एक बदला लेने वाली आत्मा बन चुकी है। वीरान हवेली के पास का सुनसान रास्ता, रात का समय, चारों तरफ गहरा अंधेरा है और हवा धीरे धीरे सर्द होती जा रही है। अजय, दीपक और 2 और दोस्त विक्रम और सूरज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अजय सबसे आगे चल रहा है, उसके पीछे दीपक, विक्रम और सूरज हैं। चारों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा है, लेकिन अजय सबसे निडर बना हुआ है। भाई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह ही अजीब लग रही है। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाज आती है। चारों वहीं रुक जाते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। शायद कोई जानवर होगा। तभी हवा तेज चलने लगती है। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि चारों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर अचानक कहीं से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगती है। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई औरत दर्द में रो रही हो। तुम सबने सुना? सभी सहमकर सिर हिलाते हैं। रोने की आवाज और तेज हो जाती है, जैसे कोई बेहद करीब आ गया हो। चारों तरफ देखने लगते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अचानक हवाओं में एक अजीब सी गंध फैलने लगती है, जली हुई चमड़ी और धुएं की बदबू। तभी सड़क के किनारे हल्की सी रोशनी चमकती है और चारों उधर देखने लगते हैं। ओह,
भाई वो क्या है? एक औरत का धुंधला सा आकार दिखने लगता है। धीरे धीरे उसकी छवि साफ होती है। यह वही सपना है, पर उसका पूरा शरीर जल रहा है। लाल जोड़े में लिपटी यह दुल्हन आग की लपटों में घिरी हुई है और उसकी त्वचा से धुआं उठ रहा है। उसके काले पड़े होठों के बीच से हल्की हल्की चीखें निकल रही हैं। उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही हैं। भूत! विक्रम और सूरज बिना कुछ सोचे समझे उलटे पांव भागने लगते हैं। दीपक भी हड़बड़ाकर पीछे हटता है, लेकिन अजय वहीं खड़ा रह जाता है। वह हिम्मत जुटाकर एक कदम आगे बढ़ाता है। तुम कौन हो? सपना की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगती है। उसके जलते हुए कपड़े लहराने लगते हैं और हर कदम के साथ राख हवा में उड़ने लगती है। अजय की सांसें तेज हो जाती हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटता। सपना अब अजय के ठीक सामने आ चुकी है। उसकी आंखें इतनी लाल हैं कि उनमें गुस्से की आग झलक रही है। अचानक वह एक जोरदार चीख मारती है, जिससे अजय के कान सुन्न हो जाते हैं। उसके आसपास की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि अजय को अपने चेहरे पर जलन महसूस होने लगती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम कौन हो? तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही है? सपना की आत्मा अचानक जोर से रोने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी चीखों की गूंज खत्म होती है, उसका रूप और भी डरावना हो जाता है। उसकी आंखों से अब खून बहने लगता है और उसकी उंगलियां धीरे धीरे नुकीले पंजों में बदल जाती हैं। उन्होंने मुझे जला दिया, मुझे जिंदा जला दिया। अचानक सपना का चेहरा पूरी तरह जल जाता है और उसकी आंखों के गड्ढे काले हो जाते हैं। उसकी आवाज और भयानक हो जाती है, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। तभी हवा और जोर से चलने लगती है और पेड़ झूमने लगते हैं। अजय अब भी हिम्मत बनाए रखता है, लेकिन सपना की आत्मा अचानक जोर से चीखती है और उसके ऊपर झपट पड़ती है। अजय को ऐसा लगता है जैसे उसका दम घुटने लगा हो। सपना की आत्मा का जलता हुआ हाथ उसकी गर्दन के पास आ चुका है। तभी अजय जोर से बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यह सुनते ही सपना कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों की आग हल्की पड़ने लगती है, लेकिन तभी वह गुस्से से कांपते हुए पूछती है, मदद? कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। फिर अचानक तेज हवा का झोंका आता है और सपना की आत्मा जोरदार चीख के साथ हवा में घुलने लगती है। कुछ ही पलों में वह गायब हो जाती है, लेकिन उसकी चीखें अब भी हवा में गूंज रही होती हैं। अजय जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। दीपक और बाकी दोस्त दौड़कर उसके पास आते हैं। भाई तू ठीक तो है ना? हाँ, पर ये आत्मा सिर्फ डराना नहीं चाहती, ये कुछ कहना चाहती है। इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भाई अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं, अब मैं सपना की आत्मा को मुक्त करके रहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि उसे किसने मारा था और क्यों। अब अजय ठान चुका है कि वह सपना की मौत की सच्चाई जानेगा। वह वीरान हवेली में जाकर और भी सुराग ढूंढने का फैसला करता है। अजय का घर, आधी रात का समय। अजय सो रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही है। वह किसी भयानक सपने में डूबा हुआ है। सपने में अजय खुद को एक अंधेरे कमरे में खड़ा पाता है। चारों तरफ धुआं फैला हुआ है और हल्की हल्की जलने की गंध आ रही है। तभी उसके सामने सपना की आत्मा प्रकट होती है। अजय, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाओ। अजय चौंक कर इधर उधर देखता है। सपना की आत्मा जलती हुई हालत में उसके सामने खड़ी है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ एक अजीब सा दर्द भी झलक रहा है। उसकी आवाज कांप रही है, जैसे वह किसी भारी बोझ से दबी हो। कौन सा न्याय? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? सपना की आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। अचानक चारों तरफ आग की लपटें उठने लगती हैं और अजय के सामने एक पुराना वीरान कमरा दिखाई देने लगता है। हवेली के पुराने कमरे में, वहाँ मेरी सच्चाई छुपी है। इतना कहते ही सपना की आत्मा जोर से चीखती है और लपटों के साथ गायब हो जाती है। अजय अचानक नींद से जाग जाता है।
उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। वह पसीने में भीगा हुआ होता है। अगली सुबह अजय अपने दोस्तों को सपने के बारे में बताता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। सपना ने मुझे वीरान हवेली के पुराने कमरे के बारे में बताया है। हमें वहां जाना होगा। नन भाई, तुझे फिर से सपना आया, ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अगर सपना की आत्मा हमें कुछ बताना चाहती है तो हमें जाना चाहिए। शायद वहां कुछ सुराग हो। थोड़ी बहस के बाद अजय, दीपक और विक्रम हवेली जाने का फैसला करते हैं। सूरज डर की वजह से पीछे हट जाता है। अजय, दीपक और विक्रम वीरान हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। हवेली पूरी तरह टूटी फूटी और धूल से भरी हुई है। हर जगह मकड़ियों के जाले लटके हुए हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक है। यार, ये जगह ही अजीब लग रही है। लगता है जैसे यहाँ कोई मौजूद हो। अचानक हवा तेज चलने लगती है और एक खिड़की जोर से अपने आप खुल जाती है। कमरे में एक अजीब सी सरसराहट गूंज उठती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय इशारे से अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक अजय को एक पुराना जला हुआ कमरा दिखाई देता है, ठीक वही जो उसने अपने सपने में देखा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह अंदर घुसता है और चारों तरफ देखने लगता है। भाई, यही वो कमरा है ना? हाँ, सपना ने इसी के बारे में बताया था। अजय धीरे धीरे कमरे की जली हुई दीवारों को देखता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक पुराने बक्से पर पड़ती है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है और कांपते हाथों से उसे खोलता है। बक्से के अंदर से एक अधजला दुपट्टा और एक काली पड़ी हुई डायरी मिलती है। अजय धीरे धीरे डायरी खोलता है। उसके पन्ने जल चुके हैं, लेकिन कुछ शब्द अब भी साफ पढ़े जा सकते हैं। मैं सपना हूँ। मेरी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता था, वो किसी और को चाहता था। अजय और उसके दोस्त एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। अजय आगे बढ़ता है। शादी के बाद मेरी सास और पति ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। वे मुझे पसंद नहीं करते थे। वे चाहते थे कि मैं मर जाऊं। और फिर एक रात। डायरी का अगला हिस्सा जला हुआ था, लेकिन नीचे की तरफ कुछ शब्द अब भी बचे हुए थे। उन्होंने मुझ पर तेल डाल दिया और फिर आग लगा दी। मैं चिल्लाती रही, पर किसी ने मुझे नहीं बचाया। डायरी पढ़ते ही अजय का खून खौल उठता है। दीपक और विक्रम के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। भाई, ये तो सच में बहुत बड़ा पाप हुआ है। सपना को जिंदा जला दिया गया था और इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। उसे इंसाफ नहीं मिला। अजय बक्से में रखे अधजले दुपट्टे को उठाता है। अचानक कमरे में जोरदार हवा चलने लगती है और दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उनकी बातें सुन रहा हो। मुझे न्याय चाहिए। अचानक कमरे में जोरदार आग की लपटें उठती हैं। सपना की आत्मा एक बार फिर प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह अजय को ध्यान से देख रही है, जैसे वह उस पर भरोसा करना चाहती हो। सपना, मैं तुम्हें न्याय दिलाने का वादा करता हूँ। बताओ, तुम्हारे हत्यारे कौन थे? सपना कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी हवा में एक जोरदार चीख गूंजती है और कुछ अदृश्य शक्ति सपना की आत्मा को खींचने लगती है। सपना दर्द से चिल्लाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है। भाई, वो चली गई? नहीं, वो हमें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन कोई ताकत उसे रोक रही थी। मतलब सपना की आत्मा के दुश्मन अब भी जिंदा है। अजय सोच में पड़ जाता है। अब उसे पता था कि यह सिर्फ एक भूत या रहस्य नहीं था, बल्कि सपना की हत्या के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र था जिसे अब तक छुपाया गया था। वह ठान लेता है कि वह किसी भी हालत में इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव का चौपाल, दिन का समय। अजय गांव वालों के सामने खड़ा है। उसके हाथ में वह अधजली डायरी और दुपट्टा है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे हैं। गांव के लोग सहमे हुए हैं। कोई भी उसकी आंखों में नहीं देख रहा।
आप सब जानते थे, है ना? आपको पता था कि सपना को जिंदा जलाया गया था, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। गांव में सन्नाटा छा जाता है। कुछ बुजुर्ग नजरें झुका लेते हैं और कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं। क्यों? किस बात का डर था आपको? बेटा, सपना की सास और पति बहुत ताकतवर थे। अगर हमने कुछ कहा होता तो हमें भी मार दिया जाता। और इसीलिए आपने उसे अकेले मरने दिया। गांव का माहौल भारी हो जाता है। कुछ लोग सहम जाते हैं, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कहता। अजय निराश हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा। ये अपराधियों को सजा दिलाकर रहूंगा। रात का समय, अजय अपने घर में बैठा है। उसके हाथ में वही डायरी है और वह सोच में डूबा है। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती है और कमरे की बत्तियां झपकने लगती हैं। अजय सिर उठाकर देखता है और उसकी सांस अटक जाती है। सपना की आत्मा सामने खड़ी है। तुम? अजय, मुझे बदला नहीं चाहिए, बस सच बाहर आना चाहिए ताकि मैं मुक्त हो सकूं। लेकिन अगर गांव वाले डरकर कुछ नहीं बोले तो? सच की ताकत से बड़ा कुछ नहीं होता। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मेरी हत्या का सच दुनिया के सामने नहीं आएगा। अचानक हवा तेज चलने लगती है। सपना की आत्मा पीछे हटती है और धीरे धीरे गायब होने लगती है, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रहती है। मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए। अगली सुबह अजय पुलिस चौकी पहुंचता है और इंस्पेक्टर को सब कुछ बता देता है। वह डायरी और दुपट्टा भी सबूत के तौर पर देता है। कुछ बुजुर्ग जो अब तक डर कर चुप थे, आखिरकार गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर यह सच है तो सपना की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। हमें उसकी सास और पति को हिरासत में लेना होगा। पुलिस गांव में जाकर सपना के पति और सास को गिरफ्तार कर लेती है। पहले वे झूठ बोलते हैं, लेकिन जब सबूत और गवाह सामने आते हैं तो सच सामने आ जाता है। हाँ, हमने उसे जला दिया था। वो हमारे बेटे के लायक नहीं थी। मुझे किसी और से प्यार था। मेरी माँ ने कहा कि अगर सपना रास्ते से हट जाए तो हम साथ रह सकते हैं। गांव के लोग चौंक जाते हैं। सपना की हत्या का सच सामने आ चुका था। पुलिस दोनों को ले जाती है। उस रात गांव में कुछ अलग सा माहौल था। पहली बार गांव वाले उस वीरान रास्ते से गुजरने में डर नहीं रहे थे। जलती हुई दुल्हन की आत्मा को किसी ने नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे सपना को आखिरकार शांति मिल गई हो। अजय चैन की नींद सो रहा होता है, लेकिन सुबह जब वह उठता है तो उसके कमरे में कुछ अजीब घटित होता है। उसकी टेबल पर एक जोड़ी पुरानी चूड़ियां रखी होती हैं, जो खुद ब खुद हिल रही होती है। अजय घबराकर पीछे हटता है, लेकिन तभी हवा में सपना की धीमी हंसी गूंजती है, एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी कहीं न कहीं मौजूद हो। सपना? दरवाजा अचानक अपने आप खुल जाता है और कमरे में शांति छा जाती है। अजय समझ जाता है कि कुछ कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती और कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त नहीं होती।